अच्छा भाई, अब इसमें हमारे पास जो सिलेबस कंटेंट आ रहा है वो हम देख लेते हैं। टोटल हमारे पास 12 टॉपिक्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं, सॉरी। सबसे पहला हमारे पास आता है स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकंड हमारे पास आता है एटम्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और थर्ड हमारे पास आता है इसमें स्टोशियोमेट्री। फोर्थ हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टोशियोमेट्री, मोल्स वगैरह ये सारी चीजें होती हैं उसमें। और फिफ्थ हमारे पास है एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स जिसको हम कहते हैं। सिक्स्थ हमारे पास है केमिकल रिएक्शंस। और सेवेंथ हमारे पास है एसिड बेसिस सॉल्ट्स। बड़ा मेन चैप्टर है, बड़ा ही मेन चैप्टर है पूरे केमिस्ट्री को रिलेटेड। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एट्थ मेरे पास आता है पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज एक हमारे पास चैप्टर है जिसको हम मेटल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट आता है। ठीक है भाई। और हमारे पास फिर एक बहुत ही मतलब मेन चीज आने वाली है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि लेंदी हमारे पास एक चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे अंदर, एल्केन्स एल्कीन्स वगैरह ये सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, जिसको हम सेपरेशन टेक्निक्स भी कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स एंड केमिकल एनालिसिस। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो पूरा 12 चैप्टर्स में हमारा डिवाइड हुआ हुआ है। ठीक है भाई, तो ये सिलेबस आपका कंटेंट है जो हम इस साल पढ़ने वाले हैं। ये कॉपी हो जाए तो मुझे बताओ, फिर बस हम आज जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसका हमारा नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। Yes. Sure. अच्छा भाई, अच्छा भाई, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है मैटर की, कि भाई मैटर है क्या। तो मैटर की डेफिनेशन में सबसे पहले बता देता हूँ कि मैटर होता क्या है। मैटर इज अ सब्सटेंस दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। अब मैटर ऐसी चीज है जैसे कि भाई मेरे इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं वो मैटर है। अब मैटर में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ऐसी चीजें जो हमें दिखती हैं और ऐसी चीजें जो हमें नहीं भी दिखती। जैसे कि एयर हो गई, भाई एयर को आप फील कर सकते हो लेकिन एयर को आप देख नहीं सकते। तो लेकिन एयर भी मैटर है, क्यों? क्योंकि अगर कभी तेज हवा चलती है तो आप देखते हो, बहुत तेज हवा अगर चलती है तो आप देखते हो उसमें कि भाई वो चीजों को उड़ा के ले जाती है। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ ना कुछ मास है, वो मास उस पे फोर्स लगा रहा है। तो जब भी क्या कर रही है भाई, वो चीजों को उठा के मतलब ले जाती है अपने साथ। तो मैटर कैन बी एनीथिंग दैट कैन बी सीन और दैट कैन नॉट बी सीन।
दीवार हो गई, मेरा पेन हो गया, मेरा लैपटॉप, आईपैड वगैरह, ये सारी चीजें जो भी हो गई ये मेरा मैटर है। और याद रखना कि मैटर क्या चीज है जिसके पास मास होगा और एक वॉल्यूम उसके पास होगा। स्पेस ऑक्यूपाई करने को हम वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। और मैटर बना हुआ किस चीज से होता है? मैटर बना हुआ होता है स्मॉल पार्टिकल से, और वो स्मॉल पार्टिकल का नाम क्या होता है? एटम होता है। तो इसकी एटम। हम डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मैटर इज अ सब्सटेंस that has some mass and occupy space। ठीक है भाई। कॉमा इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है भाई। अब अगर मैं आता हूं, इससे मजीद आगे बढ़ता हूं, तो हमारे पास एक चीज आ रही है टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। और वो कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड गैस। एंड गैस। ठीक है भाई। तो ये 3 है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले इन सब की प्रॉपर्टीज की, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूं, तो हम लोग सॉलिड डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं भाई किसी बच्चे को बोलता हूँ कि भाई मुझे दीवार के थ्रू जाके दिखाओ, बच्चा कहेगा सर कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो दीवार के थ्रू जा ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बच्चा कहता है सर सॉलिड है। मैंने कहा भाई ये तो कोई जवाब नहीं हुआ कि सॉलिड है तो तुम दीवार के थ्रू नहीं जा सकते। मैंने कहा पानी के थ्रू तो जा सकते हो ना, स्विमिंग तो करते हो पानी में, तो उसके थ्रू कैसे जा सकते हो? और गैसेस के थ्रू भी जा सकते हो कि जैसे कि हम लोग एयर के थ्रू, एयर के सराउंड हम लोग रह रहे हैं, तो तुम लोग गैस के थ्रू तो रोज जा रहे हो। तो सर बच्चा कहता है हाँ सर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सॉलिड के थ्रू क्यों नहीं जा सकते? देखो भाई, सॉलिड की अगर मैं तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाऊं ऐसे, तो सॉलिड की डायग्राम कुछ ऐसे होती है। ये हमारे पास सॉलिड की डायग्राम है। अच्छा ये थोड़े से रफ बन गए नीचे वाले, इनको मैं सही कर देता हूँ। तो भाई ये हमारे पास सॉलिड की डायग्राम है। बस ये समझ लो कि ये सारे जो हैं ये आपस में टाइटली पैक टुगेदर है। अब यहाँ पर बच्चे का जवाब आएगा डायग्राम देख के कि सर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने टाइटली पैक टुगेदर हैं या क्लोजली पैक टुगेदर हैं जिसकी वजह से हम लोग सॉलिड के थ्रू जा नहीं सकते। तो सबसे पहले हमारे पास जो सॉलिड की प्रॉपर्टी आ रही है वो क्या है कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक टुगेदर या टाइटली पैक टुगेदर भी लिख सकते हो। इसके बाद आप एक और चीज सॉलिड के पार्टिकल्स में नोट कर सकते हो। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा बेहतर बना देता हूँ और मजीद बेहतर कर देता हूँ मैं ना इसको। तो ये देखो, अब आई थिंक ये चीज सही हो जाएगी। ये आ गया भाई तुम्हारे सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल सही सही। ठीक है भाई। अब सॉलिड्स के पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर होती है रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है भाई। तो आप देख सकते हो कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स अभी मैंने ऊपर बनाए हैं ये एक रो और एक कॉलम में भाई मतलब तमीज से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई एक पार्टिकल इधर भाग रहा है तो दूसरा पार्टिकल इधर भाग रहा है, नहीं, सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है भाई। तो सॉलिड्स में पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होती है? एक रेगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास सॉलिड्स की पार्टिकल होती है। अब अगर मैं बात करूं कि सॉलिड्स के अंदर मूवमेंट कैसी होती है, तो याद रखना कि सॉलिड के पार्टिकल्स के अंदर, पार्टिकल्स इन सॉलिड हैव वाइब्रेटरी मूवमेंट या वाइब्रेशन। ठीक है भाई। अपनी जगह पे ही क्या करते हैं वो लोग? एक ही जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं। तो पार्टिकल्स इन सॉलिड ओनली वाइब्रेट्स। ठीक है भाई। अब
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप and volume. एंड वॉल्यूम। तो याद रखो कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि भाई मेरी पेंसिल है एक, या कोई भी चीज है, पेंसिल है भाई मेरी, तो मैं उसको अगर उठा के मैं अपने टेबल पे रख देता हूँ, सपोज कर लो कि ये पेंसिल जो है मेरी, ये टेबल पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, ये कर रही है 10 इंचेस, बस सपोज करना ये 10 इंचेस ऑक्यूपाई कर रही है। अब इस पेंसिल को उठा के मैंने रख दिया है जमीन पे, तो क्या जमीन पे वो 10 की जगह 11 इंचेस ऑक्यूपाई करेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई हमारे पास जो सॉलिड है उसका फिक्स वॉल्यूम होता है ना। तो अगर मैं इसको दुनिया से बाहर भी ले जाऊं, स्पेस में ले जाऊं, समंदर के अंदर ले जाऊं, तो वो फिर भी 10 इंचेस ही ऑक्यूपाई करनी है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि उसका शेप तो चेंज नहीं हो रहा। तो जब शेप चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा। सॉलिड का शेप जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक हम उसको एनर्जी या प्रेशर अप्लाई ना करें, ठीक है भाई, ऑब्वियसली, या फोर्स अप्लाई ना करें, तो हम लोग सॉलिड का शेप जब तक चेंज नहीं होता। ठीक है भाई, ये बात याद रखना। तो सॉलिड्स के पास क्या होता है? फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, हर जगह। अगर आप सॉलिड को कहीं भी ले जाओ। नेक्स्ट, अब बात आती है कि सर सॉलिड्स के अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये इतने क्लोजली पैक टुगेदर या टाइटली पैक टुगेदर क्यों है? क्योंकि भाई अगर याद रखो कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक टुगेदर इसलिए हैं क्योंकि सॉलिड्स के अंदर या सॉलिड्स के पार्टिकल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इन सॉलिड्स पार्टिकल्स देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब भी हमारे जो है सॉलिड्स के पार्टिकल आपस में टाइटली जुड़े हुए रहते हैं, कभी भी लूजली पैक्ड नहीं होती। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास हो गया है सॉलिड्स, ये हमने अभी डिस्कस करा है सॉलिड्स। अब मैं मजीद आगे चलता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ लिक्विड पे। तो लिक्विड डिस्कस करते हैं भाई हम। लिक्विड में क्या सीन है कि ये देखो, लिक्विड कुछ ऐसा होगा कि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस भी होंगी और ये एक दूसरे को टच भी कर रहे होंगे। ये लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं भाई कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस भी होती हैं और ये एक दूसरे को टच भी कर रहे होते हैं। तो अब सॉलिड्स में हमने देखा था कि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे। सेम गोज फॉर लिक्विड, कि अगर मैं बात करूं कि लिक्विड्स के अंदर पार्टिकल क्या एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ऑब्वियसली टच कर रहे होंगे, तो लिक्विड की पहली प्रॉपर्टी क्या आएगी? लिक्विड पार्टिकल्स टच ईच अदर। बच्चे का एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि यार लिक्विड के पार्टिकल दूर होते हैं। नहीं, लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होती हैं। माना कि हाँ भाई लिक्विड के पार्टिकल के बीच में स्पेसेस होती हैं जब भी आप स्विमिंग करते हुए पानी के थ्रू पेनिट्रेट कर जाते हो। ठीक है भाई, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप लिक्विड के पार्टिकल जो ऐसा नहीं है बिल्कुल कि लिक्विड के पार्टिकल एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। क्योंकि आप जब भी स्विमिंग करते हो तो आपको एक बॉडी पे प्रेशर फील होता है। वो प्रेशर क्यों फील होता है? कि भाई लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जब भी वो प्रेशर आपको फील हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि लिक्विड्स के पार्टिकल के अंदर हमारे पास जो अरेंजमेंट है वो अनलाइक सॉलिड है, मतलब सॉलिड से बिल्कुल हटके है। तो सॉलिड्स के अंदर जो हमारे पास अरेंजमेंट हुई थी वो एक रेगुलर अरेंजमेंट थी। तो लिक्विड के अंदर हमारे पास इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है भाई, एक रेगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास पार्टिकल्स नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास लिक्विड्स के अंदर जो मोशन होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है, वो कैसे होती है? तो याद रखो कि इन लिक्विड्स देयर इज या इन लिक्विड्स पार्टिकल ट्रेवल इन ट्रांसलेटरी मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन ये होता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर चढ़ते हुए ऐसे चले जाते हैं। ठीक है भाई, तो मतलब
पीछे वाला जो पार्टिकल है वो आगे वाले पार्टिकल को ओवरकम कर लेगा। तो याद रखो, इन लिक्विड्स पार्टिकल्स मूव इन ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाना। जैसे कि पानी अगर आप कभी जमीन पे फेंकते हो तो आप देखते हो कि पानी यार फ्लो करता है, और पानी कैसे फ्लो कर रहा होता है कि जो उसके पीछे वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स पे आ जाते हैं, तो ऐसे पानी ट्रेवल करता है या मूव करता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास जो पार्टिकल्स के बीच में लिक्विड के पार्टिकल के बीच में क्या होती हैं भाई, स्पेसेस होती हैं। तो याद रखो कि देयर इज स्पेसेस बिटवीन द लिक्विड पार्टिकल्स। टच, मैंने ऊपर एक बात लिखी है कि लिक्विड पार्टिकल टच ईच अदर। टच ईच अदर से मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके पार्टिकल्स आपस में टाइटली जुड़े हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, टाइटली पैक्ड किस में होते हैं, सॉलिड्स में होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी एज कंपेयर टू सॉलिड, तो हमारे पास लिक्विड्स के अंदर क्या होगी, इन लिक्विड्स देयर इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। क्योंकि सॉलिड्स के अंदर आपने देखा था कि टाइटली पैक्ड टुगेदर पार्टिकल्स थे, जब भी वो आपस में टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स से ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन लिक्विड के अंदर आपने देखा है कि भाई पार्टिकल के बीच में स्पेसेस है, और ये स्पेसेस हमें बता रही है कि भाई लिक्विड के अंदर क्या होती है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक एज कंपेयर टू सॉलिड्स। ठीक है भाई। और अब हमारे पास एक और पॉइंट आता है कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम कैसा होता है। तो याद रखो कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बट नो फिक्स शेप। अब इसको समझो कैसे, कि भाई हमारे पास अगर एक गिलास है, सपोज करो ये मेरे पास एक गिलास है, बस इसको सपोज कर लेना, ये एक गिलास है भाई, और इसको मैं थोड़ा बेहतर बना देता हूँ। ये है 20 ml का। अब एक मेरे पास बड़ा गिलास है बराबर में, ये मेरे पास है 50 ml का। तो देखो, मैंने 20 ml के अंदर पानी भर दिया था भाई, 20 ml पानी भर दिया था मैंने इसके अंदर ना। अब मैंने 20 ml वाले पानी को कन्वर्ट कर दिया है बड़े ग्लास में, 50 ml वाले ग्लास में। तो क्या इसका जो पानी था वो 20 ml जो था, क्या वो 50 ml हो जाएगा? नहीं भाई, कभी भी वो 50 ml नहीं होगा। वो यहाँ पर आके भी तो 20 ml ही रहेगा ना। तो देखो, मैंने कंडीशंस तो चेंज करी, लेकिन उससे क्या मेरे वॉल्यूम पे फर्क पड़ा? नहीं, मेरा यहां आके भी वो 20 ml ही रहेगा। ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है कि वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है, लेकिन फिक्स शेप नहीं होता। कैसे? अब देखो कि यहाँ पर जो हमारा गिलास, सपोज कर लो, चलो यहाँ पर मैं दूसरा थोड़ा सा गिलास बना लेता हूँ। कुछ ये वाला गिलास ले लेते हैं, ऐसे भी गिलासेस होते हैं भाई कोई। अब मैंने ये वाला पानी इसमें कन्वर्ट कर दिया था, तो ये वाला जो ग्लास है, ये वाला जो पानी अब यहाँ पर आया है, वो इस गिलास की शेप ले लेगा। तो हम लोग ने देखा कि जब मैंने पानी इस गिलास में रखा हुआ था तो उसने इसकी शेप ली हुई थी, और जब मैंने पानी इस गिलास में रखा हुआ था तो उसने इसकी शेप ले ली थी। तो जो लिक्विड है उसके पास फिक्स शेप नहीं है। लिक्विड किसका शेप लेता है? कंटेनर का शेप लेता है, कंटेनर्स शेप। ठीक है भाई। तो लिक्विड किसका शेप लेता है? कंटेनर का शेप लेता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं मजीद गैसेस की तरफ। ठीक है भाई। अच्छा, गैसेस के पार्टिकल्स कुछ ऐसे हैं, अगर आप देखो तो ये हमारे गैसेस के पार्टिकल्स आ गए भाई। देखो, इनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है, गैप बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये बताना है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, अगर हम बात करें उसकी, इनकी प्रॉपर्टीज, तो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस
आर फर्दर अवे फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, मैं नरमीन माइक बंद कर दिएगा। नेक्स्ट, अब अगर मैं इनकी मूवमेंट की बात करूं तो हमारे पास जो इसमें मूवमेंट होती है वो क्या होती है भाई? रैंडमली। अब आपने देखा है कि एयर जो है, हवा कभी इधर चलती है कभी उधर चलती है, तो मतलब उसके पार्टिकल्स जो हैं रैंडमली मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ गैसेस मूव रैंडमली। ठीक है भाई। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हमारे जो गैसेस होती हैं उनके पास न फिक्स वॉल्यूम होता है, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप। ठीक है भाई, अब इस चीज को हम समझते हैं। अब मेरे पास सपोज कर लो एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसके अंदर मैंने गैस इंजेक्ट करी है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई, गैस के पार्टिकल्स मैंने इंजेक्ट करे हैं इसमें 20 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि भाई यहां पर मेरे पास दूसरा कंटेनर है, ये है 50 क्यूबिक सेंटीमीटर का, और ये वाली जो गैस थी 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया है इस कंटेनर के अंदर। अब होगा क्या कि ये गैस का वॉल्यूम चेंज कैसे होगा ये समझना। कि भाई हमारी जो गैसेस हैं, क्या उनके पार्टिकल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं? ऑब्वियसली रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हमारे पास जब पार्टिकल्स होंगे वो इसके अंदर भी तो रैंडमली मूव करेंगे ना, और वो चारों तरफ फैल जाएंगे ऐसे। गैस के पार्टिकल्स चारों तरफ फैल जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि भाई देखो, अब जब चारों तरफ फैल गए हैं तो क्या इसने कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया है? तो इस तरह इसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। और ऑब्वियसली इसने कंटेनर का शेप भी ले लिया है, तो नो फिक्स शेप। याद रखना कि हमारे पास ये शेप किसका लेते हैं? कंटेनर का। और गैसेज जो है वो वॉल्यूम का भी वॉल्यूम जो लेती है वो भी कंटेनर का लेती है। इसकी एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर आप एक रूम में होते हो ना, अब आप अपने कमरे में हो, तो अब आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई आपके रूम में एयर का वॉल्यूम कितना है, तो आप कहोगे सर ये तो मैं मेजर नहीं कर सकता, एयर का वॉल्यूम मैं कैसे मेजर कर सकता हूँ? एयर को तो मैं देख नहीं सकता, ये सारी चीजें। तो आपने कहा कि सर मैं एक चीज कर सकता हूँ। आपने मुझे बताया था कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं चारों तरफ फैले हुए होते हैं, मूव रैंडमली करते हैं और दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तो क्या मैं अगर रूम का वॉल्यूम ले लूं तो क्या वो मेरा एयर का वॉल्यूम कहलाएगा? मैंने कहा भाई बिल्कुल कहलाएगा। तो रूम तुम्हारा क्या था? कंटेनर था। तुमने रूम का वॉल्यूम लिया और तुम मुझे बता दोगे कि सर 200 क्यूबिक सेंटीमीटर या 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर, जो भी तुम्हारा बना, कि सर ये मेरा एयर का वॉल्यूम है। तो मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल सही करा तुमने। ठीक है भाई। तो इसमें ये सारी चीजें किसकी आती हैं? कंटेनर की आती हैं। कंटेनर पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर है। अब वो बहुत दूर होने की वजह क्या है कि भाई उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली अगर कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती तो कहीं ना कहीं वो आपस में आके जुड़ते, एक दूसरे को टच करते। तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे को टच भी नहीं करते, क्यों? एक तो क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो नो टचिंग बिटवीन पार्टिकल्स, या नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास गैसेस की और तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टीज आ गई हैं भाई। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक मेरे पास 5 पेपर का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। आई थिंक ये रहा भाई। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बेहतर कर दूं।
चलो भाई, सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है, ये एक पास पेपर का सवाल है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसमें देखो, इसमें बोला हुआ क्या है कि हमारे पास सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बात हमें पता है, सॉलिड के पास फिक्स वॉल्यूम होता है, एंड डेफिनेट शेप। ठीक है, ये बात भी हमें पता है कि भाई डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स। ठीक है, कि सॉलिड जो हैं उनके पास एक फिक्स वॉल्यूम होता है और डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, ये बात हमने मान ली। गैसेस हैव नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेक द शेप ऑफ कंटेनर, ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है। अब एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाह रहा है, ये देखो। एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि भाई डिस्क्राइब दी वॉल्यूम एंड शेप ऑफ लिक्विड्स, कि भाई लिक्विड का वॉल्यूम और शेप के बारे में बताओ कि क्या वो फिक्स होता है और क्या होता है। तो 1 मार्क के लिए पूछा हुआ है एग्जामिनर ने, तो मैं अब आपको बता देता हूँ कि हमारे जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भाई, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। और लिक्विड का जो शेप है वो क्या होता है भाई, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड शेप। और वो शेप किसका लेते हैं, लिक्विड टेक दी शेप ऑफ कंटेनर, इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना, टेक दी शेप ऑफ कंटेनर। ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास नीचे एक टेबल बना के दिया हुआ है, ये टेबल बड़ा मेन है भाई। अब इसमें देखो कि वो पूछ क्या रहा है, कंप्लीट द टेबल टू शो द सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन ईच फिजिकल स्टेट। कौन कौन सी सॉलिड लिक्विड गैस उसने हमें दी हुई है और उसके बीच में उसने सेपरेशन, अरेंजमेंट एंड मूवमेंट पूछा है। अब उसने आपको एक हिंट भी दी हुई है, हिंट ये रही लिक्विड के बारे में। अब हमें जो आंसर्स देने हैं वो अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर्स आंसर देने हैं, कि भाई एग्जामिनर ने जो आपको आंसर लिख के दिया हुआ है ना, इसी के हिंट से आपको आंसर देने। अब वो कैसे देना है ये देखना, कि भाई लिक्विड के बारे में उसने हमें क्या बताया हुआ है, सेपरेशन में टचिंग ईच अदर। तो इसमें जो टचिंग का वर्ड है ना, इसके मुताबिक हमें आंसर देना पड़ेगा। एग्जामिनर अगर कोई हिंट देता है ना, तो वो ऐसी मतलब फजूल हिंट नहीं दे रहा है, उसका मकसद होता है उससे बाद कुछ ना कुछ पूछने का। तो एग्जामिनर अगर कोई आंसर दे रहा है आपको, तो आपको एग्जामिनर के आंसर के मुताबिक ही अपना आंसर लिखना है। ठीक है भाई। तो अब देखो कि यहां पर लिखा हुआ है कि टचिंग ईच अदर लिक्विड। अब हमें टचिंग से रिलेटेड ही सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स बताना है एंड सेपरेशन ऑफ गैसेस बताना है। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूं कि मेरा सॉलिड है, तो क्या मेरे सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, बिल्कुल टच कर रहे होते हैं भाई। तो इसमें मैं क्या लिख दूंगा कि पार्टिकल्स, सर हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर एंड टचिंग ईच अदर। अच्छा इतना पूरा लिखने की जरूरत क्या है, उसने भी तो देखो नीचे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया हुआ ना, टचिंग ईच अदर। वरना वो यहाँ पर ये लिख देता कि पार्टिकल्स आर थोड़े से, मतलब पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर बट टच ईच अदर। तो इसने ऐसा नहीं लिखा हुआ ना, तो हमें एग्जामिनर के मुताबिक आंसर देना है। बस सिंपल, अगर आप इसमें लिख दो ना पार्टिकल्स टचिंग ईच अदर, तो इस पे भी आपको मार्क मिल जाएगा। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं गैसेस पे। तो गैसेस के अंदर अगर हम मैं बात करूं कि क्या पार्टिकल्स गैसेस को अंदर जो होते हैं वो टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को, तो हमें पता है कि भाई नहीं कर रहे होते। तो इसमें आपने क्या लिख दिया कि नॉट टचिंग ईच अदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम चलें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं, तो देखो उसने लिक्विड के बारे में हमें बताया हुआ है कि भाई लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे अरेंज हुए होते हैं, रैंडमली अरेंज। तो अब अगर मैं बात करता हूँ सॉलिड्स के पार्टिकल की, तो सॉलिड्स के पार्टिकल हमारे कैसे अरेंज हुए होते हैं भाई, रेगुलरली। हमने बात करी थी कि सॉलिड्स के पार्टिकल हमारे कैसे अरेंज हुए होते हैं, रेगुलरली दे आर अरेंज्ड। और अगर मैं बात करूं गैसेस के पार्टिकल्स की, तो भाई गैसेस के पार्टिकल्स कैसे अरेंज हुए होंगे भाई,
जी नरमी। irregular arrangement. इरेगुलर या रैंडमली अरेंज, ठीक है भाई, इरेगुलर अरेंज्ड या रैंडमली अरेंज्ड, तो ये दोनों आप लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब हम आते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की। तो देखो इसमें इसने बताया हुआ है मूव ओवर ईच अदर, इसको हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, हम लोगों ने बात करी थी कि पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जब आ जाता है। तो अब हम लोग ने देखा कि सॉलिड्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो मैंने आपको बताया था कि भाई वाइब्रेटिंग मूवमेंट होती है, तो इसमें आप लिख दो कि वाइब्रेट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि गैसेस के अंदर जो मूवमेंट होती है, गैस के पार्टिकल्स, मैंने आपको बताया था भाई कैसे मूव करते हैं, दे मूव एट रैंडम या दे रैंडमली मूव, ठीक है भाई। तो इसमें ये हमारे पास कितने मार्क्स का था, 6 मार्क्स का था भाई, 6 मार्क्स, बहुत ज्यादा मार्क्स दे दिए इसने, खैर बहुत आसान था, तो और ये इसने 6 मार्क्स का पूछा हुआ था, ठीक है नरमीन। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप बाद में कॉपी कर लेना अपने पास। यस, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम आगे मजीद चलते हैं। अब हमारे पास इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है भाई, कि भाई अगर हम लोग एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जाएंगे तो उन प्रोसेसेस का नाम क्या होगा, ये वगैरह सारी चीजें। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड। तो भाई जब भी हम लोग सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मेल्टिंग, ठीक है भाई। सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रही है, वहां पर मेल्टिंग हो रही है। और अगर मैं जाऊंगा लिक्विड टू सॉलिड तो वहां पर क्या हो रही है भाई, वहां पर हो रही है फ्रीजिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं लिक्विड टू गैस की, कि भाई मैं जा रहा हूं लिक्विड से गैस में, बॉइलिंग। तो वहां पर मेरे पास सिर्फ बॉइलिंग नहीं हो रही होती है, वहां पर मेरे पास बॉइलिंग भी होती है और इवेपोरेशन भी होती है। तो इसके बारे में अभी मैं आगे डिफरेंसेस करवाऊंगा बॉइलिंग और इवेपोरेशन के, कि सर लिक्विड से गैस हम जा रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब बॉइलिंग हो रही है कब इवेपोरेशन हो रहा है, तो इसके भी अब हम आगे डिफरेंसेस करेंगे। नेक्स्ट, जब भी मैं गैस से लिक्विड आऊंगा तो मेरे पास को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है भाई। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मैं सॉलिड से जाता हूं गैस में। अच्छा, सॉलिड से मैं गैस में तो जा रहा हूं, याद रखना कि मैं बीच में लिक्विड में नहीं जा रहा, मैं सॉलिड में हूं और मैं डायरेक्टली कन्वर्ट किस में कर रहा हूं, गैस में। तो इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होती किस में है, सबलाइम सब्सटेंसेस में। याद रखना जो सब्लिमेशन होती है ये विदाउट लिक्विड फेज होती है, ठीक है भाई, विदाउट लिक्विड फेज। और सबलाइम सब्सटेंसेस की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि मेरे पास अमोनियम क्लोराइड होता है, ये एक सबलाइम सब्सटेंसेस है, या तो ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा या तो ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। आयोडीन, आयोडीन को अगर हम हल्की सी हीट देते हैं तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी एक सबलाइम सब्सटेंसेस है। और बड़ी मशहूर एग्जांपल है ड्राई आइस। ड्राई आइस जब आप बनाते हो तो आपने देखा कि भाई बड़ी ठंडी होती है वो, और ड्राई आइस बनती किससे, आप जब कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिडिफाई कर देते हो तो ड्राई आइस होती है। और अगर आप ड्राई आइस को रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास होती है सब्लिमेशन। अब हम आगे चलते हैं मजीद। अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग।
अच्छा भाई, हमारे पास याद रखो कि इवेपरेशन जो है, अगर कभी कपड़े सुखाते हैं भाई हम लोग, तो हम लोग ने देखा है कि जो हमारे कपड़े सूखते हैं उनको एक एक दिन, दो दो दिन लग जाते हैं। सर्दियों में मजीद ज्यादा टाइम लग जाता है। तो याद रखो कि जो इवेपरेशन होता है हमारा, इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग रहा है इसमें हमें। तो ये एक स्लो प्रोसेस है। और जैसे कि अगर आप कभी कोई चाय बना रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, तो उसके लिए आप बॉइलिंग के लिए पानी रखते हो, तो आप देखते हो कि भाई 15 से 20 मिनट में आपका पानी बॉयल हो जाता है। ठीक है भाई। तो ये एक फास्ट प्रोसेस है या एक रैपिड प्रोसेस है। तो बॉइलिंग हमारा क्या है भाई, एक रैपिड प्रोसेस है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास अ, जो इवेपरेशन होती है, अकर्स एट एनी टेम्परेचर। कि भाई जो हमारे पास इवेपरेशन हो रही होती है वो हर टेम्परेचर पे हो रही थी। मतलब अगर आप बात करो कि हमारे पास सर्दियों में, अगर मैं एक बाउल रखा मैंने रूफ टॉप पे, तो आप अगले दिन आके देखोगे, एक दो दिन बाद आके देखोगे कि यार उसका पानी कम हो गया है। ना मैंने हीट दी ना कुछ दी, बाहर भी मौसम ठंडा है, तो पानी कम क्यों हुआ? तो वही मैंने बताया था ना कि जो हमारा इवेपरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट पे रीच कर जाएगा तो वहां पर फिर वो बॉइलिंग हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल सुन लो। जैसे कि आप कपड़े लटकाते हो, तो कभी 30 डिग्री होता है, कभी 35 डिग्री होता है, कभी अगर ज्यादा गर्मी है तो 40 डिग्री, 42 डिग्री। तो देखो कपड़े फिर भी सूख रहे होते हैं। तो मतलब अगर आपके घर के, मतलब अगर आपके एरिया में 30 डिग्री होगा, तो फिर भी आपके कपड़े सूख रहे हैं, मतलब इवेपरेशन फिर भी हो रही है। 40 डिग्री है तो फिर भी इवेपरेशन हो रही है। हाँ, 40 डिग्री पे जल्दी हो जाएगी क्योंकि हीट ज्यादा है, हीट एब्जॉर्ब जल्दी करेगा। ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें, लेकिन हो हर टेम्परेचर पे रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉइलिंग के बारे में, तो बॉइलिंग हमेशा किस पे होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। ठीक है भाई। जैसे कि हमारे पास दुनिया में हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, उसी तरह वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, 100 डिग्री। ठीक है भाई। तो 100 डिग्री पे जब तक पानी नहीं पहुंचेगा, जब तक वो बॉयल नहीं हो। तो याद रखना कि बॉइलिंग हमेशा किस पे होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होती है। नेक्स्ट, याद रखना कि हमारी जो इवेपरेशन है वो किस पे होती है भाई, सरफेस पे होती है। हैपेंस ऑन दी सरफेस। ठीक है भाई। सिर्फ सरफेस पे होती है। मतलब जैसे कि अगर मैंने रूफ टॉप पे जाके एक बाउल रखा, ये मेरा एक बाउल है, और इसके अंदर भाई क्या था, पानी था इसके अंदर। तो अब देखो होगा क्या कि जो हमारे सराउंडिंग से हीट है, ये वाटर मेरा क्या करेगा, गेन कर लेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर वेपर्स में, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। तो देखो भाई हमारे पास क्या हो रहे हैं, जो यहाँ के जो पार्टिकल्स थे ना, ये वाले जो पार्टिकल्स थे ऊपर, ये सिर्फ और सिर्फ हीट गेन करके ऊपर जा रहे हैं, और फिर नीचे वालों की बारी आ रही है जब तक ऊपर वाला इवेपरेट नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो आप जब बॉइलिंग करते हो, ये मेरा एक बाउल है, इसके नीचे मैंने हीट दी है। ठीक है भाई, ट्रायंगल हमारे हीट है, ये मैंने हीट दी है। तो अब होता क्या है, ये मेरा पानी है। अब हीट हमारे पास नीचे से भी आ रही है, और ऑब्वियसली कोई ना कोई हमारे पास सराउंडिंग की भी हीट है। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग की हीट भी गेन कर रहे हैं, और जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ये नीचे से हीट गेन कर रहे हैं। पार्टिकल तो बहुत सारे हैं ना हमारे पास ऐसे। तो अब होता क्या है देखो, कि जो नीचे वाली हीट है वो ज्यादा है ऑब्वियसली, तो नीचे वाले पार्टिकल ज्यादा एनर्जी लेकर ऊपर चले जाते हैं, और ऊपर वाले पार्टिकल जो है वो लोअर एनर्जी पे होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। एम ये जो प्रोसेस है ये होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। ठीक है भाई।
तो देखो हमारी जो बॉइलिंग है वो थ्रू आउट द लिक्विड हो रही है, लेकिन हमारी जो इवेपोरेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे हो रही है भाई, सरफेस पे हो रही है। ठीक है भाई, तो हमारी जो इवेपोरेशन है इट अकर्स ओनली ऑन द सरफेस व्हाइल बॉइलिंग अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड। ठीक है भाई, ये हमारे पास बॉइलिंग का हो गया। नेक्स्ट, अब आपने देखा होगा कि जब भी आपकी इवेपोरेशन हो रही होती है, पानी अगर आप रखते हो इवेपोरेट होने, तो आप देखते हो उसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते। इवेपोरेशन की एक और पहचान है कि नो बबल्स आर फॉर्म। ठीक है भाई, और अगर मैं बात करूं बॉइलिंग की, तो हमारे पास बॉइलिंग में अगर आप देखते हो कि भाई पानी अगर आपने कभी बॉयल होने रखा है तो उसमें बबल्स आर फॉर्म। जब पानी हिट करता है अपने बॉइलिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब कि वो टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा हो, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसमें बबल्स आर फॉर्म। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर होती है नरवीन? यस। ठीक है भाई, चलो अब मैं मजीद आगे बढ़ता हूँ। अब हमारे पास ये तो बहुत आसान चल रहा था सारी चीजें, अब हम मजीद बढ़ते हैं डिफ्यूजन की तरफ। अच्छा भाई, सबसे पहले एग्जामिनर हमसे पूछता है डिफ्यूजन के बारे में कि भाई डिफ्यूजन क्या है। तो याद रखो, आपको डिफ्यूजन की डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि इट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है भाई, पार्टिकल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे मूव करेगा तो उसको हम डिफ्यूजन के बोलते हैं। अच्छा भाई, इसके साथ साथ आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास जो डिफ्यूजन होती है, एक नोट लिख लेना इसमें कि डिफ्यूजन ओनली हैपेंस इन लिक्विड एंड गैसेस, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के ही पार्टिकल ट्रेवल कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, लिक्विड में ट्रांसलेटरी मोशन हो रही होती है और गैसेस में एक रैंडम मोशन होती है जिसकी वजह से उनके पार्टिकल ट्रेवल करते हैं। सर सॉलिड में क्यों नहीं होती? भाई सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी ज्यादा होती है कि उसके पार्टिकल्स ही आपस में जुड़े हुए, वो ट्रेवल नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट कर रहे हैं। जब भी सॉलिड्स के अंदर हमारे क्या नहीं होती, डिफ्यूजन नहीं होती। तो इसमें एक नोट लिख लो कि डिफ्यूजन अकर्स ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट, अब हमारे पास फैक्टर्स आते हैं भाई, फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफ्यूजन या विच कंट्रोल्स द डिफ्यूजन। ठीक है भाई, फैक्टर्स विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नरमीन, मेरी आवाज आ रही है? दरअसल पता नहीं, ये एक अनएक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हो गया इधर मेरे एरिया में। यस। ठीक है भाई, अच्छा अब हमारे पास
क्या बोल रहा है भाई एग्जामिनर? सॉरी, अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है उसमें क्या है भाई, फैक्टर्स विच अफेक्ट या विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो कि इसमें सबसे पहला जो आपके पास फैक्टर है ना, वो है टेम्परेचर। कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारी टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट होती है, अब ये सुनो कि अब होता क्या है कि जब भी हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हम लोग एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो होता क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स है ना, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। वॉइस लैग हो रही है? एक मिनट, दरअसल मैंने इसको ना डेटा पे शिफ्ट करा है, तो आई थिंक जब लैग हो रही होगी। अच्छा बोलिए, एक मिनट रुको।